तो क्या हम ये मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक अच्छी इन्वायरमेंट बन जाती है इस एग्जाम के लिए? तो रजत, कैसे आपने शुरुआत किया ज्योग्राफी को पढ़ना, जब आप इस एग्जाम के लिए स्पेशली सोचते हैं कि मुझे यही एग्जाम क्वालिफाई करना है? तो उस टाइम पे भी मैंने इतना डेप्थ नहीं पढ़ा था क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में कई सब्जेक्ट हैं जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़े ही नहीं थे। जैसे यहाँ पे मैंने एक ही जगह में पढ़े। जब आप पढ़ाई करते थे तो आपने क्या सोचा कि मुझे बस पढ़ते हुए चलते चले जाना है, या मुझे कुछ नोट्स वगैरह के बारे में भी विचार करना चाहिए कि मेरे नोट्स भी बनने चाहिए? क्लास चलती रहती थी, उसको नोट बनाते रहो। क्योंकि वैसे तो अगर हम पूरा सिलेबस ही बार बार पढ़ते रहेंगे तो बाकी उतना टाइम होता नहीं है हमारे पास। कैसे आप ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा सिलेबस है ज्योग्राफी का, और कैसे समय दे पाते थे? तो मेरी तो यही फिलोसफी है, अगर किसी चीज को आप इंजॉय करते हो तो मैं फिर ये नहीं देखा जाता कि आप पढ़ते के बाद तो वीकेंड पे टेस्ट लगते थे या हम्म। मंथली भी टेस्ट, तो फुल लेंथ एग्जाम होते थे, तो उन्होंने भी काफी हेल्प की। जैसा कि आपने बताया कि होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक भी है, आपने ये फील किया कि आपका जो एग्जाम का लेवल है हमें उसी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? 2-3 सालों से एग्जाम का पैटर्न मतलब थोड़ा बदल रहा है। क्वेश्चन फैक्चुअल भी मतलब फैक्चुअल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एकेजे एकेडमी। क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो पूरा हो सके? तो इसके लिए बड़ी कठिन परीक्षा होती है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे कैंडिडेट्स जो है एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। एक एग्जाम जून में होता है और एक एग्जाम दिसंबर में होता है। साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होने के नाते इसमें लैक्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और उसमें से कुछ परसेंट ही, टॉप के 2-3% ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही टॉप के उन 2-3% में से एक स्टूडेंट, जिन्होंने इस एग्जाम को, इनफैक्ट जून 2024 के एग्जाम को जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया है। आज हम जानेंगे कि कैसे और किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी की, कहाँ से तैयारी की, कौन कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी, कैसे स्ट्रेटजी बनाई, और किस प्रकार के जो उनके प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज थे, उनके जर्नीज को हम सभी लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स वेलकम रजत वशिष्ठ। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस रजत, आपको जून 2024 एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। हैं। रजत, कैसा लग रहा है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? आपको कैसी फीलिंग आ रही है? सर एट द मोमेंट तो थोड़ा अच्छा फील हुआ था जब एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद मूवमेंट ये सर ओके। एग्जाम का रिजल्ट आया। डेफिनेटली अच्छा तो फील होता ही है। और कहीं ना कहीं इतना डिफरेंट लेवल का एग्जाम है जिसकी अपनी कठिनाई स्तर होती है, और उसमें आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो कैसे आपने जो है सोचा कि मुझे जेआरएफ ही करना है, और कैसे आपने जो है इसकी तैयारी शुरू की? इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी जो लर्नर्स हैं उनको अपने बारे में बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत वशिष और मैं कलसवा गांव दिल्ली का रहने वाला हूँ। और अगर मैं अपनी यूजी नेट की जर्नी की बात करूँ तो 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। ये प्रोग्राम में उसके बाद मैंने कई जगह पे एमए ज्योग्राफी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए, जैसे डीयू, जेएनयू, जामिया, बीएचयू। और मैंने बीएचयू के अलावा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पर क्योंकि बीएचयू काफी खर्चा दूर था तो पेरेंट्स ने उसके लिए अलो नहीं किया। तो फिर मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वहाँ वहाँ से वहाँ पे एमएससी होती है ज्योग्राफी में, एमएससी की। फिर 2023 में मैंने वहाँ से अपनी एमएससी कंप्लीट की। इससे पहले मैंने यूजीसी नेट के 2 अटेम्प्ट दिए थे, उसमें मेरा नेट भी नहीं हुआ क्योंकि दिसंबर 2022 में नेट 24 24 मार्क्स से रह गया था, और दिसंबर 2023 में 38 मार्क्स से रह गया था मतलब नेट। फिर मैंने मेरे को एक फ्रेंड है वो साइंस बैकग्राउंड का, हॉस्टल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसने बताया था कि सिस्टम सर जो पढ़ते हैं एक ही जगह पे। फिर उसके थ्रू मैंने फिर एक ही जगह को ज्वाइन किया। फिर मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, ज्योग्राफी टीचिंग काफी अच्छी है इन डेप्थ लेवल की। तो फिर
इसके बाद मैंने अपना जो दिया था थर्ड अटेम्प्ट ऑफलाइन एग्जाम था, मैं मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग 208 मार्क्स मिल रहे थे, पर क्योंकि वो अगले दिन ही इनवैलिड हो गया था, ओके। लीक हो गया था, इस चक्कर में फिर मैंने दोबारा जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ अगस्त में, उसमें मेरे दो दो 100 क्वेश्चन सही थे, पर क्योंकि सर जैसे बोलते हैं कि कम से कम 105 से ज्यादा सही होने चाहिए जब हम जेआरएफ की उम्मीद कर सकते हैं, और क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए थे, तो मेरे 102 क्वेश्चन ठीक बन रहे थे, तो जेआरएफ की कट ऑफ भी 102 क्वेश्चनों पे करीब मेरे पूरे मेरे वही क्वेश्चन दो ही बन रहे थे, तो ओ, मैंने देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो जेआरएफ की जर्नी आपने जो है कब सोचा कि मुझे जूनियर रिसर्च फेलो नेशनल लेवल का इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और आगे चल करके पीएचडी करना है? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मेरे को ये पता चला था जेआरएफ के बारे में, हम्म। तो उसमें मैंने फिर मेरा टीचिंग लाइन में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने फिर जेआरएफ ज्वाइन करने के लिए सोचा था। अच्छा, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट था आपका, तो क्या ज्योग्राफी आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ा, या फिर जैसे मास्टर्स में आने के बाद आपने ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया? तो मैंने कहा था ग्रेजुएशन में मेरे पास, तो मैंने बीए पास कोर्स किया था प्रोग्राम में, उसमें मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पोल साइंस और ज्योग्राफी थे दो, हम्म। तो मतलब वैसे इंडेप्थ इतना नहीं पढ़ा था, पर मेरा पोल साइंस ज्यादा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में था वहाँ पे हम्म। भी, तो फिर मैंने मास्टर ज्योग्राफी से ही करने की सोची थी, फिर मैंने मास्टर किया, फिर उसके बाद तो मतलब ज्योग्राफी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स में आपके इक्वली इंटरेस्ट थे? हाँ सर, मतलब पोल साइंस जैसे पास कोर्स में था पोल साइंस, बाकी लैंग्वेज थे सब। अच्छा, ओके, ओके, गुड। कुछ खास आपको अपने यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से, जैसा कि आपने कहा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज से आपने मास्टर्स किया, है ना? तो दिल्ली में रहते हुए इस एग्जाम में आपको कितनी हेल्प मिली आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे? क्या हम ये कह सकते हैं कि आप जो अपना यूनिवर्सिटी सिस्टम है इंडिया में मास्टर्स लेवल का, जिसमें आपकी पढ़ाई अगर सही तरीके से हो, क्लासेस वगैरह प्रॉपर चले, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स वगैरह प्रॉपर क्लासेस लें, कवर करें सिलेबस को, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक अच्छी इन्वायरमेंट बन जाती है इस एग्जाम के लिए? अगर अगर अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए तो मैंने तो डिस्टेंस से की थी वहाँ पे, पर फिर भी वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट था कुछ यूनिवर्सिटी में, मतलब टीचर अपने जो डिस्टेंस की थोड़ी क्लास होती थी वे मतलब टीचर लेने आते थे, मतलब वो सही एक्सपीरियंस हो जाता है। गुड, गुड, गुड। तो रजत, कैसे आपने शुरुआत किया ज्योग्राफी को पढ़ना? जब आप इस एग्जाम के लिए स्पेशली सोचते हैं कि मुझे यही एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आने वाले टाइम में, तो मैं अभी से पढ़ना शुरू करूंगा, तो आपने वो स्ट्रेटजी क्या बनाई और कैसे आपने शुरू किया? सर जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके लिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो पढ़ना ज्योग्राफी के लिए तब से स्टार्ट कर दिया था हम्म। जब, हम्म। पर फिर उसके बाद मतलब इतना उस टाइम पे भी मैंने इतना डेप्थ नहीं पढ़ा था, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में कई सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़े ही नहीं थे, जैसे यहाँ पे मैंने एक एकेडमी पढ़े कुछ सब्जेक्ट थे, तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी हो गई, इतनी ज्यादा इन डेप्थ मैंने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कहीं पे भी एक्सपीरियंस की थी बेसिक, तो हम्म। फिर मैंने कुछ लास्ट में देखा कि अभी ज्योग्राफी काफी वास्ट है, इसमें काफी हम्म। सेगमेंट्स है और छूटे हुए हैं मेरे से, तो फिर मैंने इसलिए एक एकेडमी को ज्वाइन किया और वहाँ पे कंप्लीट कराया। डेफिनेटली हम लोग एकेजे एकेडमी पे सब्जेक्ट डोमेन को बहुत ही इन डेप्थ तरीके से कवर करते हैं, और पिछले कई सालों से हमारे यहाँ से जो सिलेक्शंस हुए हैं वो अक्रॉस इंडिया हमेशा से सबसे ज़्यादा होते आए हैं। वजह है कहीं ना कहीं, देखिए, आपका सिलेबस को कैसे आप लेते हो और कितनी उसकी आप गहराई में जाकर के पढ़ाई कर पाते हैं, ये बड़ी ज़रूरी बात है, और इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखा जाता है एकेजे एकेडमी के क्लासेस में। तो जब आप पढ़ाई करते थे तो आपने क्या सोचा कि मुझे बस पढ़ते हुए चलते चले जाना है,
या मुझे कुछ नोट्स वगैरह के बारे में भी विचार करना चाहिए कि मेरे नोट्स भी बनने चाहिए? सर जैसे आप वैसे बोलते थे कि क्लास क्लास नोट्स में मतलब जब क्लास चलती रहती थी इसको नोट बनाते रहो, क्योंकि वैसे तो अगर हम पूरा सिलेबस ही बार बार पढ़ते रहेंगे तो काफी टाइम होता नहीं है हमारे पास। हम्म। क्योंकि आपने जैसे बोला 3 बार कम से कम रिवाइज करना होता है सिलेबस, और फिर बोर्ड का ज्योग्राफी से प्रैक्टिस भी करनी होती है क्वेश्चनों की। तो फिर उस हिसाब से मैंने मतलब वो क्लास क्लास में हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाते रहता था, तो एग्जाम टाइम पे उनको रिवाइज किया था। बाकी शॉर्ट। एक एक से 2 बार सिलेबस कंप्लीट, वो नोट्स से सिलेबस कंप्लीट हो गया था, जो अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स है उनसे भी सिलेबस हम्म। एग्जाम टाइम पे कंप्लीट किया था। डेफिनेटली नोट्स देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना ये अपने आप में बड़ी कला है। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट हैं, वो सोचते हैं कि किताबों में जो लिखा हुआ है या जो हम पढ़ रहे हैं हम पूरा उसको लाइन टू लाइन कॉपी कर लेते हैं तो वो हमारा नोट्स हो जाता है। यहीं पर गलती कर बैठते हैं स्टूडेंट कि वो उन्हीं चीज़ों को वापस से लिखते हैं जो वो पढ़ रहे होते हैं। नोट्स का मतलब ये होता है कि आप सभी लोग जो है कम से कम जो पढ़ा है उसका एक क्रिस्प मटेरियल अपने हैंड रिटन नोट्स की तरह रेडी करें, ताकि वो आपको एग्ज़ाम टाइम में जो एक महीना पहले का टाइम होता है, जैसे अभी देखिए दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसके जो पेपर्स जब होंगे तो एक महीने पहले आपको ना क्विक रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वही क्विक रिवीजन जो है कहीं ना कहीं रजत को भी काफ़ी हेल्प किया शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो कैसे आप ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा सिलेबस है ज्योग्राफी का, और कैसे समय दे पाते थे? मान लीजिए आपने एकेजे एकेडमी पे ज्वाइन किया, आपको क्लासेस मिल गई सारी जैसा कि आप बता रहे हैं, बट उसके बाद भी पढ़ना तो पड़ता है ना। तो आपने कैसे मैनेज किया अपने टाइम को इतने कम समय में? इतना बड़ा सिलेबस आपको पढ़ना था, हमारा तो काम है पढ़ाने का, बट आपको पढ़ना था, तो आपने कैसे मैनेज किया उसे? तो मेरी तो यही फिलोसफी है, अगर किसी चीज को आप इंजॉय करते हो तो उसमें फिर ये नहीं देखा जाता क्या पढ़ा है क्या छोड़ना। हाँ। ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट था सर, तो मैंने ये इतना नहीं देखा कि जैसे 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 पढ़ रहा था नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी। मैथ मैथ की प्रैक्टिस आप बोलते हो, वो सर उसमें मैथ की प्रैक्टिस भी करता था, उसमें भी इंटरेस्ट आता था मुझे। तो यही है सर। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट तो देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइज। आपका जो काम है, आपका काम, हमारा धर्म यही है ना, लर्निंग, यानी कि कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े रहना। तो हमारा जो धर्म है उस धर्म में फन आपको ढूंढना पड़ेगा। पढ़ाई को एक बर्डन ना समझते हुए पढ़ाई को अगर आप एक अपने डे टू डे रूटीन लाइफ में उसको ले आए कि हर चीज़ करते हुए पढ़ाई भी करते रहना है, तो वो एक तरीके से एक जो उसका प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो आपने सिर्फ रीडिंग ही की या आपने कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी किया? प्रैक्टिस, चूंकि आप मानते हो कि एग्ज़ाम जो हमारा लेवल है, जो टाइप ऑफ पेपर हमारा होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको क्या लगता है कि सिर्फ रीडिंग ही इनफ है या फिर हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए? सर प्रैक्टिस से रिलेटेड मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जब मेरे प्रीवियस 2 अटेम्प्ट निकले तो उस टाइम पे मैंने एक पीवाईक्यू ले रखा था, यूथ कंपटीशन टाइम्स का। उसमें 2004 से लेके 2023 तक के पूरे मतलब पीवाईक्यू दे रखे थे, और उसमें कई गलतियां देखी मैंने, जैसे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, प्रिंटिंग थी, किसी क्वेश्चन की कईयों की रॉन्ग एक्सप्लेनेशन डाल रखी थी, किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दूसरे में डाल रखी थी। तो इस हिसाब से इन सब चीजों में इतना कंटेंट इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, तो मैंने चीजों ने मेरे को फोर्स किया WordPress और ज्योग्राफी बुक लेने के लिए। फिर उसमें मैंने देखा कि 2017 के बाद तो पैटर्न ही चेंज हो गया पूरा। मतलब उससे पहले का पैटर्न पूरा अलग था, 3 पेपर आते थे पहले, तो उसका कोई वैल्यू इतनी है नहीं। 2017 के बाद के पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर मैंने उसको फॉलो किया तो उसमें देखा मैंने वो बेनिफिशियल था। इसके अलावा भी जैसे सर क्लास क्लास मतलब वीकली आप वीकेंड पे टेस्ट रखते थे या हम्म। मंथली भी टेस्ट, फुल लेंथ एग्जाम होते थे, तो उन्होंने भी काफी हेल्प की। इसके अलावा जो मेरिट हब पे ऐप ऐप पे जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करवाते थे, उनका लेवल काफी मतलब उस लेवल के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी वो नहीं किए थे मैंने। एक्सपीरियंस मतलब उनका लेवल डिफिकल्टी लेवल मतलब काफी अच्छा था। तो और यूट्यूब सेशन भी देखता था मैं, उसमें भी मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस में काफी हेल्प। डेफिनेटली हम लोग काफ़ी डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं क्लासेस में अपने।
जैसा कि आपने बताया कि होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक भी है। होरक्रक्स ज्योग्राफी बुक बेसिकली मैं स्टूडेंट लोग को बताना चाहूँगा कि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बुक है, जिसमें आपको यूजीसी नेट के जो रिसेंट पेपर हुए हैं और 2015 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हर पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन बेस्ड आपको उसमें आंसर मिलता है। तो आप ये पता लगा पाते हो कि अगर ये वाला क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है, तो बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वो सारी चीज़ें भी अपने आप में उस बुक में बहुत ही यूनिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जो मैंने जहाँ तक देखा, जितने भी एकेजे एकेडमी के स्टूडेंट क्वालिफाई हुए सब ने उस बुक को रेफर किया है। डेफिनेटली आप लोग भी उसे रेफर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी आगे मिल जाएगा। प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस का जो लेवल होता है वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है रजत, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो कुछ भी तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो। आपने ये फील किया कि आपका जो एग्जाम का लेवल है हमें उसी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। तो सर जब एग्जाम के पैटर्न देखते हैं हम, तो 2-3 सालों से एग्जाम का पैटर्न मतलब थोड़ा बदल रहा है। क्वेश्चन फैक्चुअल भी मतलब फैक्चुअल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े कम दिख रहे हैं क्वेश्चन, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अब जरूरी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेपर वन के लिए क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? हमारे एग्जाम में दो पेपर होते हैं ना। पेपर वन अक्सर स्टूडेंट जो है उनको लगता है कि चूंकि हमारा बड़ा कम उससे कनेक्शन हो पाता है मास्टर्स तक करते हुए, क्योंकि हम पढ़ते नहीं उसे। बट अचानक से मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद एक नया सा कॉन्सेप्ट आ जाता है सामने कि अच्छा पेपर वन पढ़ना है, उसमें टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, डीआई और हायर एजुकेशन, पॉलिटी, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। तो कैसा लगता है कि अचानक से इतने सारे सब्जेक्ट आ गए, तो उसकी तैयारी कैसे हो पाती है, फिर आपने कैसे की? सर मैंने क्योंकि जैसे डिस्टेंस से तो एमए की थी, एमएससी की थी यहाँ से कुरुक्षेत्र से, और मैंने वहीं से रेगुलर उसमें बीएड में भी एडमिशन ले रखा था। तो इस हिसाब से मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे को कोई इतनी खास प्रॉब्लम हुई नहीं। फिर ऊपर से आपने भी पढ़ाया, उसका भी थोड़ा लाभ हुआ। और इसके अलावा रिसर्च में दिव्यांग कर लिया काफी, मतलब अच्छे तरीके से सैम्पलिंग वगैरह जो करवाए थे, ये क्वेश्चन वैसे वैसे के वैसे ही आ गए थे उसमें एग्जाम में। और इसके अलावा कम्युनिकेशन भी करवाया था सर ने, तो वो भी रहा था। और मैथ्स के जो राजीव सर प्रैक्टिस करवाते थे क्लासेस में, उन्होंने भी काफी हेल्प की। डेफिनेटली। फैकल्टीज, अब हमारी फैकल्टीज प्रयास करती हैं कि आप लोगों को बेहतर कॉन्सेप्ट जो है वो तरीके से समझाया जा सके, प्रैक्टिस करवाया जा सके। इनफैक्ट राजीव सर तो अपने डीआई और मैथमेटिक्स वाले क्लासेस में प्रैक्टिस करवाते हुए चलते हैं, आई थिंक। कोई भी चीज़ अगर पढ़ाते हैं तो इमीडिएटली उसका प्रैक्टिस भी करवाते हैं या नेक्स्ट क्लास से उसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर कि आपको अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है, और सही अभ्यास सही समय पर अगर किया जाए तो वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो थैंक यू रजत, आपने इतना इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग के साथ शेयर किया कि कैसे आपने तैयारी की। मैं चाहता हूं कि चलते चलते आप एक जेआरएफ एस्पिरेंट जो है, चूंकि अब आप तो क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो जो जेआरएफ एस्पिरेंट हैं जो आने वाले दिसंबर या आने वाले जून या फिर अगला कोई भी एग्जाम वो देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जेआरएफ रजत वशिष्ठ उनको गाइड करें, तो आप उन्हें प्लीज़ ज़रूर गाइड करिए। फिर मैं तो यही बोलूंगा, अगर ये एग्जाम मैं निकाल सकता हूँ तो कोई भी निकाल सकता है, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरा नेट भी 32-32 मार्क्स से रहा था। तो मेरे को इस अटेम्प्ट में भी मेरे को जेआरएफ की तो उम्मीद वैसे नहीं थी, मेरे को सिर्फ नेट की लग रहा था अपने प्रैक्टिस से। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो मैंने सीखा है कि फोकस रहो, और सिलेबस सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसको रिवाइज करना है बार बार। और बाकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो, यही इस एग्जाम की तरफ करते हो। डेफिनेटली पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता जो है वो दिलाता है। थैंक यू सो मच रजत हमारे इस टॉपर्स टॉक एपिसोड में आने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आपको जल्दी पीएचडी में एडमिशन मिले और अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाएं, और आपकी फेलोशिप जल्दी स्टार्ट हो ताकि आप अपने रिसर्च को आगे परस्यू कर सकें। और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रयास अभी से करते रहना है आपको। थैंक यू सो मच रजत।
और मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि तैयारी जो है कैसी भी हो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। एक निरंतरता अपने प्रयास में लाने से ही सफलता आपके नज़दीक होती चली जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।